हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है पैराजम्बल्स। इसको कई नाम से PQRS के नाम से भी जानते हैं और ABCD के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक आपका SSC वगैरह सब SSC में भी आता है, बैंक में भी आता है, सब जगह इसका वेटेज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में जो मेन बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स सही नहीं है ना, तो इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि ये बोलने की बात है कि भाई 2 मिनट में मैं वीडियो करा के और इसको कंप्लीट कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको इस टॉपिक के लिए रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को करने से पहले कुछ जनरल पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें देखो ग्रामर का भी रूल रहेगा और वोकैबुलरी का भी रहेगा। और जनरल पॉइंट्स क्या हैं वो देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो जनरल पॉइंट्स होते हैं ना PQRS को सॉल्व करने के जनरल पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट सेंटेंस पहचानना होगा कि फर्स्ट सेंटेंस इस पूरे अरेंजमेंट में क्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा होगा। PQRS पैराजम्बल कैसे होते हैं, बेसिकली 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको सेट करना होता है उनको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको जानना होगा कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, वही फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, अब उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बोला इट इज़ ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा ना, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, उस पर किसी का भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो अपने आप में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा होगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा जो भी फर्स्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑथर कैन राइट अबाउट द इशू रिलेटेड टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी जो भी फर्स्ट सेंटेंस होगा ना, उसमें ऑथर ने क्या बताया होगा, 100% कोई ना कोई इशू रिलेटेड, कोई इशू रिलेटेड बात बताई होगी, कोई सोशल रिलेटेड कोई बात बताई होगी, कल्चरल कोई सामाजिक बात बताई होगी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताया होगा। इट कुड बी वेरी वास्ट, और ये पूरी तरीके से अच्छे से बताया होगा। वास्ट मतलब पूरे तरह खुल के बताया होगा इस सेंटेंस के उस फर्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो हम पहचान जाएंगे कि वो फर्स्ट सेंटेंस होगा। जब भी कोई सोशल रिलेटेड बात लिखी है या फिर कोई कल्चरल बात लिखी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया है, तो वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। इट कुड बी वेरी वास्ट, और ये कैसा होना चाहिए, वास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसी पॉइंट में, इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर कैन नेवर बी एनी डिपेंडेंट वर्ड। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो किसी भी डिपेंडेंट वर्ड पर डिपेंडेंट नहीं होगा, किसी दूसरे वर्ड पर। ऐसा नहीं होगा कि सच एज ऑन द अदर हैंड। अगर आपको ऐसा लिखा मिला है कहीं भी कि ऑन द अदर हैंड, तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है जब आप कोई चीज़ कॉन्ट्रेरी कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ अपोजिट बोल रहे हो, तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई चीज़ बोली होगी तब आएगा ये, तो यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो मतलब कि ये काम ऑल्सो भी हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी कुछ हुआ है, तो ये ऑल्सो वाले सेंटेंस कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते, टू वाले नहीं होते। इनफैक्ट कब लिखते हैं अपन, इनफैक्ट बोलते हैं जब कोई ना कोई पहले बात हो रखी हो, तो इनफैक्ट वाला कभी भी कौन सा नहीं होता, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। इवन नहीं हो सकता, स्टिल नहीं हो सकता, हाउएवर नहीं हो सकता, ठीक है ना, एटेस्ट्रा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, ऑल्सो, टू, इनफैक्ट, ये ज़्यादातर ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। हाँ, कुछ कोई ऐसा केस आ जाए, कोई भी कि भाई उसमें और सारे वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑल्सो, टू, इनफैक्ट वगैरह ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इफ़ देयर आर प्रोनाउंस लाइक इट, दिस, दीज, दैट, दोज, ही, सी, इट वॉन्ट बी द फर्स्ट सेंटेंस। जब भी ऐसे प्रोनाउन वगैरह मिलते हैं ना हमको, कोई भी इट मिल गया, दिस, दीज, तो ये किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज हुए होते हैं। तो पहले हमें नाउन ढूंढना है, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आ सकते हैं। भाई जैसे मान लो मैंने PQRS आपको दिए 4, ठीक है, और मैंने लिख दिया एक में ही, राम, हिज, हिम, तो ये ही किसके लिए आया है, ये भी तो पहले नाउन बताया होगा ना। हिज किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया है, तो यानी जो इसमें देखो राम लिखा है नाउन, तो ये पहले आएगा, उसके बाद ही ये आ सकते हैं। तो आपको ऐसे ट्रिक से इनको ढूंढना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनसे बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब तक नाउन दे रखी है तो ही, सी, इट वगैरह, दिस, दीज, दोज, इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोनाउन से कभी भी ज़्यादातर सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकते, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसों में हो सकता है कि सारे ही मान लो प्रोनाउन से लिखे हुए हैं, तो हमको फिर
उनका लिंक ढूंढना होगा। बाकी हम ही सी इट वी सारे इनसे फर्स्ट सेंटेंस को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने जाना जिसमें हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है इसका ट्राई टू मेक पेयर्स ऑफ सेंटेंस। हमें क्या करना है, पेयर्स ऑफ सेंटेंस देखने, उसमें जैसे टाइम वर्ड हो गए, जैसे मान लो किसी सेंटेंस में 1991 लिखा है और दूसरे ऑप्शन में किसी में 1994 लिखा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1991 पहला सेंटेंस पहले आएगा, 1994 वाला बाद में आएगा। तो ऐसे टाइम वर्ड को ध्यान रखना है आपको पेयर्स में। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, जैसे मान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में वर्ब पहले लिखी हुई है, तो आपको पता है वर्ब वाला सेंटेंस पहले नहीं आ सकता क्योंकि पहले सब्जेक्ट तो चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट को देखना है। फिर सब्जेक्ट लास्ट में मान लो किसी वर्ड में सब्जेक्ट लिखा है तो आपको ढूंढना होगा कि वर्ब कहाँ लिखी है उसकी। ठीक है ना, तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पेयर देखना है। कंजंक्शंस का पेयर जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन का पेयर, ये डायरेक्ट पता लगा देता है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में इधर लिखा है, किसी अदर सेंटेंस में और लिखा है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि इधर वाला सेंटेंस पहले आएगा। किसी में नीदर नॉर का पेयर देख लिया तो नीदर वाला सेंटेंस पहले आएगा, नॉर वाला बाद में आएगा। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बिटवीन एंड हो गया, फ्रॉम टू हो गया, ऐसे कई सारे पेयर्स हैं जिनको हम देख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि इधर वाला पहले आता है, नीदर वाला पहले आता है, नॉट ओनली वाला पहले आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है लास्ट सेंटेंस, कि हमने भाई ये जान लिया फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फिर हमने पेयर जान ली कि पेयर से हम पहचान सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि लास्ट सेंटेंस ज़्यादातर कौन से होते हैं, जो कंक्लूजन बता रहे होते हैं या फिर कोई रिजल्ट बता रहे होते हैं। जैसे कि इफ़, यदि, सो, देयरफॉर, दिस इज़ वाई एंड दस, ऐसे कोई वर्ड्स लिखे मिले थे ना, ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, लास्ट सेंटेंस होते हैं। यानी आर प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, इट कुड बी द लास्ट सेंटेंस। मैंने बोला कि ये जो सो लिखा हुआ है, देयरफॉर लिखा हुआ है, दिस इज़ वाई लिखा हुआ है, देयरफॉर का मतलब इसलिए, यानी ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है, दिस इज़ वाई हो सकता है, दस हो सकता है, हाउएवर हो सकता है। तो इट, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट कुड बी द लास्ट सेंटेंस। ये लास्ट सेंटेंस हो सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि लास्ट सेंटेंस हो, लेकिन हाँ 99% केसों में लास्ट सेंटेंस ही होते हैं इसलिए। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो हम इसको फिर पेयर बना के देखेंगे। बाकी लास्ट सेंटेंस की खास बात है कि वो लास्ट सेंटेंस कोई ना कोई कंक्लूजन या रिजल्ट बता रहा होगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ कीवर्ड्स जानते हैं पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए। देखिए वो कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स फॉर पैराजम्बल्स। पहला इंट्रोडक्शन, कि अगर इंट्रोडक्शन में आपको कीवर्ड्स क्या लिखे मिलेंगे, आपको ए लिखा मिलेगा, एन लिखा मिलेगा, नाउ डेज लिखा मिल सकता है, बिगनिंग लिखा मिल सकता है, एट फर्स्ट लिखा मिल सकता है। तो ये ज़्यादातर इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, नहीं पहला सेंटेंस मान सकते हैं इनको। दूसरा कंक्लूजन वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, कंक्लूजन मतलब जो लास्ट सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे क्लियरली, दस, देयरफॉर, इवेंचुअली, फाइनली। अगर ऐसे वर्ड्स लिखते मिलते हैं तो आप समझ जाना कि कंक्लूजन वाले सेंटेंस से हो सकता है लास्ट में आए। कुछ कंपैरिजन इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज। तो सिमिलरली, लाइकवाइज अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाओ इनसे पहले कोई ना कोई बात हुई है। सिमिलरली मतलब उसके जैसा, लाइकवाइज मतलब उसके जैसा, तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई बात हुई है। तो ये क्या है, कंपैरिजन करवाने के लिए आ जाते हैं। कुछ होते हैं कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर। कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर जैसे मैंने लिखा ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है। बट, तो बट क्या है, बट कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा तभी तो बट आया होगा, और बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बट तो तब लगाओगे ना जब कोई पहले बात हुई हो। येट हो गया, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, ऑल्दो हो गया। तो ये सेंटेंस में भी क्या हो सकते हैं, अदर सेंटेंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर्स हैं। इनसे पहले कोई ना कोई और बात जरूर हो रखी होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जैसे कि ऑल्सो हुआ, एडिशनली हुआ। तो ऑल्सो और एडिशनली कब लिखते हैं हम, जब पहले कोई ऐसी बात लिखी हुई हो। 6 पॉइंट है इसका सीक्वेंस इंडिकेटर्स। सीक्वेंस मतलब आपको पता लग जाए, जैसे मान लो किसी सेंटेंस में फर्स्टली लिखा है, फिर दूसरे में सेकेंडली लिखा है, तीसरे में थर्डली लिखा है, किसी में लास्टली लिखा है, तो हमें पता लग गया कि इन सब में पहले कौन सा आएगा, फर्स्टली, फिर सेकेंडली, फिर थर्डली, फिर लास्टली। ठीक है ना, तो आप इनको पहचान सकते हैं। फर्स्टली लिखा है तो सेकेंडली वाले से पहले फर्स्टली आएगा, थर्डली लिखा है तो सेकेंडली वाला पहले आएगा। तो आप इन कुछ पॉइंट से आप क्या जान सकते हैं कि कीवर्ड से ये, ताकि आप पैराजम्बल को पहचान पाएँ। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप इतना, फिर बताते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, अब हम इनके पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस की। जो एसएससी एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है ना, वो थोड़ा सिंपल होता है प्री लेवल का। कैसे होगा, देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तब, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। तो सिंपल होता है थोड़ा ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो हम पढ़ते हैं ताकि हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हैज़ ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन।
अब आपको पता है हैज़ क्या एक वर्ब है, तो वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या बताओ? अभी मैंने आपको सोचा कि सब्जेक्ट से हो सकता है लेकिन वर्ब से नहीं, यानी ए वाला ऑप्शन पहले नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन तो ये काटा मार दो, एक ये वाला काटा मार दो, ठीक है ना, यानी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए आपके। फिर हमने पढ़ा द व्यूज़ ऑफ क्रिटिक्स, ये द व्यूज़ क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, मान सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा है एंड। अब एक बात बताओ मुझे कि एंड कब लिखते हैं हम? जब पहले कोई बात हो रही होगी तभी तो, किसी ना किसी को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब एंड से सी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी ये 5th ऑप्शन भी कैंसिल। नेक्स्ट है आपका इट इज़ ट्रू दैट देयर, यहाँ पे लिखा है इट इज़ ट्रू दैट देयर, तो देखो देयर क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यानी इससे भी सेंटेंस हो सकता है स्टार्ट। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी से स्टार्ट होगा या फिर डी से स्टार्ट, ये 2 हमारे पास ये रहे, ठीक है। अब हमें देखना है इट इज़ ट्रू दैट देयर, तो देयर तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ लिखी हुई देखो, वर्ब ये लिखी हुई हैज, भाई इट इज़ ट्रू ये पूरा सेंटेंस है, फिर दैट एक क्या है कंजंक्शन, तो देयर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना आपको यहाँ पे, तो वर्ब चाहिए, तो सब देयर के बाद यहाँ पर वर्ब किस में लिख रही है, इसमें हैज में, यानी हमें ये बात पता लगी डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब ढूंढो डी के बाद ए कहाँ है, तो इसमें तो देखो डी से पहले ये है, तो ये वाला भी कैंसिल, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 4th। तो आपको सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने होते, डायरेक्ट क्या होता है एसएससी एग्जाम पैटर्न आता है प्री लेवल का, वो थोड़ा सा ईजी होता है, तो आप देख के निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मेरे को देखने दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इनको अरेंज करना है आपको। ये भी एसएससी पैटर्न पे थोड़ा इजी होता है। देखो हम पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, होप टू एंजॉय टोटल। अब आप बताओ होप क्या एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला गलत है, ठीक है। फिर हमने देखा नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन, तो देखो ये पूरा क्या हो गया सेंटेंस, मतलब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो मे बी ये आंसर हो सकता है कि भाई बी से स्टार्ट हो जाए। फिर हमने पढ़ा कॉन्स्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस, तो कॉन्स्ट्रेंट्स किसके लिए लिखा है, रेस्ट्रिक्शन किसके लिए लिखा है, ये तो हमें बताया ही नहीं, तो इसका मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो सी वाला ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ, तो किस चीज़ की एब्सेंस, ये तो नहीं बताया ना, ये किस चीज़ की एब्सेंस है, यानी डी से भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो बी से स्टार्ट होगा, इधर भी बी से स्टार्ट होगा। अब हम अगर देखें तो देखो बी के बाद ए है, बी के बाद ए है, दोनों में सेम है, तो नो इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटी कैन, कैन क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब क्या होगी, कैन होप टू एंजॉय टोटल। अब टोटल कंस्ट्रेंट्स बी के बाद सी आएगा क्या बताओ, भाई ये तो मुझे पता है बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, लेकिन ये बताओ डी आएगा पहले या सी आएगा, तो इन दोनों को देखना डी और सी में से कौन सा पहले आएगा। अब आप खुद बताओ, अगर आप सी पहले लिखोगे कॉन्स्टेंट और रेस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ के बाद कुछ तो चाहिए भाई, ऑफ तो क्या है प्रपोजिशन, इसको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए आगे, ऑब्जेक्ट यहाँ तो है ही नहीं, यानी डी पहले आएगा बाद में आएगा, डी लास्ट में नहीं आ सकता, लास्ट में इसमें लास्ट में लिख रखा है, तो ये भी गलत है, कौन सा आएगा, ए आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो एसएससी मेंस में बच्चों, एसएससी मेंस में थोड़ा सा टफ करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एज दे, मैंने आपको बताया प्रोनाउन पहले आ सकता है क्या, नहीं, दे किसके लिए लिखा है हमें नहीं पता, इसका मतलब ए से शुरुआत नहीं होगी, ए वाला कट मार दिया, इधर भी ए वाला कट मार दिया। अब हमारे पास ऑप्शन 2 ही है, तो बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा, तो हम पढ़ लेते हैं बी वाला, द किंगडम एंड इट्स बैंकर्स आर इन अ डिफ़िकल्ट स्पॉट। तो देखो आप ढंग से देखेंगे ना इसको, तो किंगडम किसके लिए, किंगडम और उसके जो बैंकर्स हैं उनके लिए लिखा है, तो बैंकर्स को यहाँ शायद दे लिखा है, इधर बैंकर्स के बारे में दे लिखा है ना यहाँ पे, ये जो बैंकर्स लिखा है, इसका मतलब ये पहला सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखा एन अनड्यू शेयर ऑफ द बर्डन ऑफ द आउटपुट कट्स, जो अनड्यू शेयर था उसको बर्डन को कट कर दिया गया, तो इसका मतलब ये सी वाला सेंटेंस भी पहला हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम डी वाला पढ़ लेते हैं, दैट द कंपनी वांट बियर, जिसको कंपनी ने बियर नहीं किया, बियर मतलब टॉलरेट नहीं किया, किसको टॉलरेट नहीं किया, एन इस बात को यहाँ लिखा है ना, इसको टॉलरेट नहीं किया, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि किंगडम वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, बी से स्टार्ट होगा, बी से ए की स्टार्ट है, और बी के बाद ए आएगा, यानी बैंकर्स किसके लिए लिखा है, दे के लिए, दे जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, बैंकर्स के लिए, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस इसके बाद आएगा।
क्योंकि ये नाउन है और ये इसका प्रोनाउन है, तो बी के बाद ए आएगा एक ही सेंटेंस में। और लास्ट में देखो इसमेमें क्या था, डी था लास्ट में, ठीक है ना, इस वाले ऑप्शन में। तो दैट द कंपनी वांट बियर, क्या बियर नहीं किया, तो ये तो बताया नहीं, तो डी लास्ट में कैसे हो सकता है, इसमें डी वाला लास्ट में नहीं होगा, तो ये भी गलत था, इसलिए हमने करेक्ट आंसर क्या माना, बी। तो मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बैंक लेवल का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, देखो स्टूडेंट, बैंक एग्जाम पैटर्न पे कैसा क्वेश्चन आता है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप से पहले ए ऑप्शन, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और एक इसमें क्या है, फिफ्थ नाम से, फिफ्थ करके एक स्टेटमेंट दी है। इसमें देखो फिफ्थ ऑप्शन करके दिया है एक, मतलब ए बी सी डी को तो आपको अरेंज करना ही है, और ये पांचवी जो स्टेटमेंट है फिक्स्ड है, इसको आपको अरेंज नहीं करना, मतलब इससे पहले वाले स्टेटमेंट को अरेंज करना है। और ये फिक्स स्टेटमेंट दिए कि ये लास्ट में आएगी इन सबके, ठीक है। और लास्ट में फिर हमको ये ऑप्शंस दिए, तो ये बैंक एग्जाम्स पैटर्न होता है, जो कि देखिए अब हम इसको सॉल्व करने देखते हैं। देखो आपको ए ऑप्शन दिया है, मॉड डेटा ऑल्सो सजेस्ट अ 54% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स बिटवीन 2001 एंड 2011। तो MOUG जो मेड डेटा है, ऑल्सो सजेस्ट, ऑल्सो लिखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आ सकता है क्या, पहले बताओ। ऑल्सो सजेस्ट लिखा है, इसका मतलब किसी और ने भी पहले सजेस्ट किया इसको, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो मोड डेटा वाला जो ऑल्सो यानी ए ऑप्शन आपका शुरुआत में नहीं आ सकता, ये क्लियर हो गया। अगला लिखा है, इंडिया इज अर्बनाइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट विच इज अ कॉज फॉर वरी, यानी इंडिया ने अर्बनाइजिंग एक अलार्मिंग रेट क्लियर किया, जिसको एक कॉज है, मतलब एक चिंता का विषय है, तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बी को हम पहला ऑप्शन मान सकते हैं, एक बार देखते हैं आगे। अगला क्या, द मिनिस्ट्री सेज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंट्री विल बी अर्बनाइज्ड बाय 2050। द मिनिस्ट्री ने कहा है कि 2050 तक ये काम हो जाएगा, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ने कहा है तो पहले कोई बात हुई होगी। मिनिस्ट्री ने कहा है कि 50% जो कंट्री है वो अर्बनाइज हो जाएगी 2050 तक, ठीक है ना। लेकिन ये बात बताई कहाँ है, 2050 वाली बात जो है बाद में बताइए ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन में भी नहीं आएगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये पूरा बताया, ठीक है ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू, ये बताया आपको कि किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, ये यूनियन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अब देखो आपको पहले ऑप्शन में क्या लिखा, मॉड, MOUD, मॉड डेटा, और यहाँ पर MOUD का फुल फॉर्म लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो आप ध्यान रखना, पहले बताओ आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे किसी की या फुल फॉर्म, सीधी सी बात है कि फुल फॉर्म वाला पहले आएगा, यानी ये बात मुझे पता लग गई, डी वाला ऑप्शन ए वाले से तो पहले आएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन ए वाले से पहले आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट 31% ऑफ द कंट्री वॉज अर्बनाइज्ड इन 2011। भाई ये बात आपने पहले की होगी, तभी तो ये अपन कितने परसेंट अर्बनाइज होगा कितना नहीं होगा ये तब बात करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन पहले तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ए से पहले होगा, ठीक है। तो यहाँ ए से शुरुआत नहीं हो सकती, डी से शुरुआत नहीं हो सकती, सी से शुरुआत नहीं हो सकती, यानी बी से शुरुआत होगी। तो हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं एक बार। ऑप्शन में आपको डी, एक में डी पहले दिया है, ये तो पहले नहीं आ सकता। एक में बी दिया है, ये हो सकता है, इसमें भी बी दिया है, ये भी हो सकता है, डी पहले नहीं आ सकता। अब 3 में बी है और बी से इसका मतलब स्टार्टिंग होगी, बी से स्टार्टिंग होगी। लेकिन बी की जो बात है, बी के बारे में जो बताया गया है कि इंडिया, देखो इंडिया इज अर्बनाइजिंग एट अलार्मिंग रेट विच इज अ कॉज फॉर वरी, कि इंडिया की जो एक अलार्मिंग रेट है वो क्या है, एक चिंता का कारण है। अब चिंता का कारण है किसके लिए है ये, द मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ने कहा ऐसा नहीं। तो ये जो इंडिया का अर्बनाइजिंग अलार्मिंग रेट है विच इज अ कॉज फॉर वरी, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो डी ऑप्शन देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री। भाई ये चिंता का कारण और किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, यानी ये ए के बाद, बी के बाद कौन सा ऑप्शन आ सकता है, डी। और इस डी के बाद कौन सा आएगा फिर ए, क्योंकि इसी MOUD को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी डी मतलब डी के बाद ही आएगा ये तो, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मोर 31% ऑफ द कंट्री वॉज अर्बनाइज्ड, यानी पहले 31% कंट्री अर्बनाइज्ड होगी इन 2011। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है कि मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंट्री विल बी अर्बनाइज्ड इन बाय 2050। 2011 में कितना हो सकता है 31%, और 2050 पे
50%, यानी अब ये मुझे क्लियर हो गया, पहले 31% आएगा फिर 50% आएगा। तो पहले देखो, पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमें पता लग गया कि बी आएगा, उसके बाद डी, उसके बाद सी, फिर ए, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया, ये दो पहले ही हमने कटा मार दिया। तो बिल्कुल ईजी है इन सब सेंटेंसों को पहचानना भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।